रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 2। पूरी रजावत फैमिली डिनर हॉल में बैठी बातें करने लगी। अर्पित सबको आज दोपहर के बारे में बताने लगा। अमित, कबीर, प्रत्यक्ष और आर्यन भी वही बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। थोड़ी ही देर में कीर्ति अमित और कबीर के साथ सहज महसूस करने लगी। उसे दोनों से बात कर काफी अच्छा लगने गया। आर्यन और प्रत्यक्ष को जलन होने लगा। कबीर और अमित को कीर्ति के करीब देखकर प्रत्यक्ष आर्यन को कुछ इशारा किया जिसे समझ आर्यन बोला अमित, मुझे लगता है तुम्हें पहले प्रिंसेस का रेगुलर चेकअप कर लेना चाहिए। हम बातें कल कर लेंगे। अमित, मैं तो भूल ही गया था। फिर कीर्ति आर्यन और अमित के साथ अपने रूम में चली गई। प्रत्यक्ष और कबीर हॉल से उठकर ऊपर चले गए। उनके जाने के बाद सब अपने रूम में चले गए। कीर्ति का रूम करीब 30 मिनट अच्छे से चेकअप कर अमित कीर्ति से कुछ सवाल पूछा। उसका जवाब सुन अमित मुस्कुराते हुए बोला, प्रिंसेस की कंडीशन अब बिल्कुल ठीक है, वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है। अमित की बात सुन आर्यन को राहत मिला। आर्यन कीर्ति से बोला, बच्चा क्या आप मेरे साथ छत पर चलोगी? आर्यन की बात सुन कीर्ति एक नजर ध्यान से आर्यन को देखी, फिर हाँ में सिर हिला दी। उसको समझ आ गया आर्यन उससे क्या बात करना चाहता है। थोड़ी देर बाद कीर्ति, आर्यन और अमित छत पर आए जहां पहले से प्रत्यक्ष और कबीर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। छत काफी बड़ा और खूबसूरत था। वहां बैठने लिए अलग जगह बनाए थे। तीनों जाकर प्रत्यक्ष और कबीर के सामने वाले शीट पर बैठे गए। आर्यन को समझ नहीं आया वो बात कहां से स्टार्ट करें। तभी उसे कीर्ति की आवाज आई। वो बोली, भाई आपको जो जानना है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं जानती आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, और हाँ, जो आप समझ रहे हो वही मैं हूँ। आर्यन हैरानी से बोला, प्रिंसेस क्या आपको सब कुछ याद आ गया? आपको पता है हम आपसे क्या जानना चाहते हैं? कीर्ति गहरी सांस लेकर बोली, भाई मुझसे बहुत पहले सब कुछ याद आ गया था। कीर्ति की बात सुन सब हैरान हो गए। अमित, प्रिंसेस अगर आपको सब कुछ याद था तो आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? कीर्ति बोली, सॉरी भाई, मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन भाई कुछ सच ऐसे होते जिसको सुनने और बोलने दोनों में समय लगता है। उस समय मुझे किसी पर बिलीव नहीं था, आप लोग पर भी नहीं। जिनको मैंने अपना परिवार मना सालों तक माना, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मुझे मरना चाहा, मैं क्या करती? मैं डर गई थी। मुझे लगा मेरा सच जानकर आप लोग मुझे खुद से दूर कर दोगे। ये सब बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। कीर्ति की बात सुन आर्यन उसको हक कर लिया। सब कीर्ति को समझ रहे थे। आर्यन बोला, बच्चा हमें आप पर खुद से ज्यादा यकीन है। हमने आपका इंतजार सालों किया है, तो फिर कैसे आपको खुद से अलग कर सकते हैं? वी लव यू सो मच बच्चा। अमित और कबीर भी उन दोनों को हक कर लिए। तभी सबको प्रत्यक्ष की आवाज आई। वो कीर्ति से अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, लिटिल एंजल, अगर तुम्हें ठीक लगे और हम पर बिलीव हो, तुम्हें सहज महसूस हो, तो क्या तुम हमें बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम कहाँ थी? हमारे इतने ढूंढने पर भी तुम हमें मिली क्यों नहीं थी? कीर्ति आर्यन से अलग होकर हाँ में सिर हिलाकर सबको ध्यान से देखने लगी, फिर अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए बोलने लगी। फ्लैशबैक स्टार्ट। 13 साल पहले एक 5 साल की लड़की जो देखने में किसी एंजल के जैसे खूबसूरत, वो एक व्हाइट हॉस्पिटल गाउन पहने, वो एक बड़े से लैब में बहुत सारे मशीनों के बीच लेटी थी। उसके नाजुक शरीर में कई सारे मशीन लगे थे। उसके हाथ और पैरों को बंधा गया था। उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगा। खुद को अनजान जगह पाकर वह अपने आस पास देखी। उसे अपने बॉडी में दर्द महसूस हुआ। खुद को बंधा पाकर वो लड़की डर गई। उसके आंखों में आंसू आ गया। उसको वो एक आदमी देखा जो सफेद कपड़े पहने वहां काम कर रहा था। वो लड़की मासूमियत से बोली, अंकल मैं कहाँ हूँ? मुझे ऐसे क्यों बंधा है? मुझे मेरे मम्मा पापा और भाई के पास जाना है। प्लीज मुझे खोलो ना, मुझे उनके पास जाना है। वो लड़की काफी बार बोली, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो लड़की जोर जोर से रोने लगी, जिससे वहां के मशीन में आवाज होने लगा। तब वो अपने रोबोटिक आवाज में बोला, चुपचाप लेटी रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। तुम स्ट्रांग हो, हमें यह इमोशन कमजोर बनाते हैं। आज के बाद तुम अपनी सारी कमजोरी को भूल जाओगी, क्योंकि तुम्हें मैं बनाऊंगा। मैं तुम्हें एक सुपर गर्ल बनाऊंगा। तुम्हारा शरीर और दिमाग आम इंसान से लाख गुना ज्यादा फास्ट होगा। तुम मेरे रिसर्च के लिए बेस्ट हो। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया वो आदमी बोल क्या रहा है। कुछ बोलती उससे पहले उसको बिजली के झटके लगने लगे। वो आदमी उस लड़की के बॉडी में कुछ केमिकल और इंजेक्शन लगाया। थोड़ी ही देर में वहां उस बच्ची की चीखें गूंजने लगी, जिससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आदमी अपने काम में लगा रहा। ऐसे ही दिन बीतने लगे, उसी के साथ उस लड़की का दर्द भी। दर्द इतना ज्यादा था कि उस लड़की को ना दिन पता चलता और ना ही रात। 1 साल बाद वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। खुद को वो एक सफेद रूम में पाई।
वो रूम ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक इंसान के लिए काफी था। वो लड़की बेड पर बैठ अपनी चारों तरफ बेजान आंखों से देखने लगी। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। तभी उस रूम में एक 30 साल की औरत आई। वो लड़की उस औरत को अपनी इमोशनलेस आंखों से देखने लगी। वो औरत बोली, बेबी आपको होश आ गया, मैं अभी मैडम और सर को बताती हूँ, वो ये जान बहुत खुश होंगे। वो लड़की जो कब से उस औरत की बातें सुन रही थी, वो बोली, आप कौन है? मैं कौन हूँ? ये कौन सी जगह है? उस लड़की की बात सुन उस औरत को हैरानी हुई, लेकिन खुद संभाल वह औरत बोली, मैं सीमा हूँ, आपकी केयर टेकर, आप 10 मिनट रुकिए, मैं आपके फैमिली को बुलाती हूँ। फैमिली का नाम सुनकर भी उस लड़की के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आया। वो अपने बेड पर बैठी रही। थोड़ी देर बाद उस रूम में एक 38 साल का आदमी, 35 साल की औरत, 8 साल की लड़की और 14 साल का लड़का आया। वो लड़की अपने इमोशनलेस आंखों से उन्हें देखने लगी। वो औरत उस लड़की को रोते हुए गले लगाकर बोली, कीर्ति मेरी बच्ची तो उठ गई, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैं आज बहुत खुश हूँ। कीर्ति कंफ्यूजन से उस औरत को देखने लगी। वो आदमी जो कब से कीर्ति को देख रहा था, वो बोला, क्या हुआ बेटा? आप हमें ऐसे क्यों देख रही हो? हम आपके फैमिली हैं। उस औरत की ओर इशारा कर बोला, यह आपकी मां नीलम अरोड़ा, हम आपके पापा रंजीत अरोड़ा, और यह है आपके बड़े भाई बहन यश अरोड़ा और काव्या अरोड़ा, और आप हैं हमारी छोटी प्रिंसेस कीर्ति अरोड़ा, हम सबकी जान। उस आदमी की पूरी बात सुन कीर्ति मासूमियत से बोली, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मैं आप सबको नहीं जानती। कीर्ति को उनसे मिल कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कीर्ति की बात सुन रंजीत बोला, बेटा 1 साल पहले हमारे दुश्मनों ने हम पर अटैक किया था, जिसमें आप पूरी तरह घायल हो गई थी। डॉक्टर आपको बचा लिए, लेकिन आप कोमा में चली गई थी। पूरे 1 साल बाद आपको होश आया है। कीर्ति थी तो एक 6 साल की बच्ची ही, उसे रंजीत पर भरोसा हो गया। थोड़ी देर उससे बात कर रंजीत बोला, बेटा अब हम यहाँ से चलते हैं, आपके पास सीमा रहेगी आपका ध्यान रखने के लिए। कीर्ति जाने की बात सुन बोली, पापा क्या हम आपके साथ नहीं जा रहे हैं? हमें भी आपके साथ जाना है। कीर्ति की बात सुन नीलम और रंजीत एक दूसरे को देखने लगे। फिर नीलम बोली, बेटा हम अभी आपको दुनिया के सामने नहीं आने दे सकते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। बच्चे हम आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए आपको अभी यही रहना होगा। हम आपसे मिलने आया करेंगे, आपको हमसे दूर रहना होगा। रंजीत कीर्ति को एक रूम में ले गए। वो एक लाइब्रेरी था जहां कई तरह की किताबें और कुछ कंप्यूटर थे। रंजीत, कीर्ति बेटा आपको किताबें बहुत पसंद है, इसलिए हमने आपके लिए ये बनवाया है। अब जब भी आपका मन हो आप यहाँ आकर पढ़ाई कर सकती हो। कीर्ति भी मान गई। थोड़ी देर बाद सब वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ कीर्ति ही बची थी। वही कोई था जो ये देख अपने कंप्यूटर पर देख रहा था। वो आदमी बोला, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तुम मेरा नया हथियार बनोगी जिसे कोई हरा नहीं पाएंगे। फ्लैशबैक कंटिन्यू। सबके जाने के बाद कीर्ति वहां खड़ी अपनी खाली आंखों से उन सभी किताबों को देखने लगी। कीर्ति के पास ना कोई यादें थी, ना ही कोई इमोशन। वो एक इमोशनलेस और फीलिंगलेस रोबोट बन गई थी। उसके शरीर में सिर्फ जान था। कीर्ति घूमकर पूरी लाइब्रेरी को देखने लगी। वहां पर लैंग्वेज, मेडिसिन, केमिकल, टेक्नोलॉजी और हैकिंग से रिलेटेड कई तरह के किताबें रखी थी। कीर्ति एक लैंग्वेज का बुक उठाकर स्टडी टेबल पर बैठ गई। करीब 1 घंटे में कीर्ति उस पूरे किताब को पढ़ ली। उसका दिमाग काफी फास्ट काम करने लगा। उसको एक बार में सब कुछ याद हो गया। कीर्ति का आईक्यू पहले से हाई था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद उनका आईक्यू वक्त के साथ इंक्रीज होने लगा, जिसे कीर्ति समझ नहीं पाई। करीब 4 घंटे में कीर्ति लैंग्वेज की 4 किताबें अच्छे से पढ़कर समझ गई। तभी रूम में सीमा आंटी आई। वो कीर्ति से बोली, बेबी आपको अभी रेस्ट करना चाहिए, आपके मेडिसिन का वक्त हो गया है। सीमा आंटी की बात सुन कीर्ति स्टडी रूम से बाहर निकल अपने रूम में आ गई। फिर मेडिसिन खाकर वापस सो गई। वह आदमी जो कैमरे से कीर्ति पर नजर रखा था, वो ये सब देख खुशी से बोला, तुम मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा कर रही हो। अब मुझे तुम पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। तुम इस दुनिया की पहली ह्यूमन आई बनोगी जिसमें दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन होगी। यू आर जस्ट लाइक अ मशीन। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। कीर्ति के शरीर के साथ उसका दिमाग धीरे धीरे फास्ट काम करने लगा। इसी के साथ वह अनजान आदमी कीर्ति पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। उस पर हर समय नजर रखा जाता। कीर्ति के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डाला। कुछ महीने में कीर्ति उस लाइब्रेरी में रखी 500 से ज्यादा किताबें पढ़कर खत्म कर ली। इसी बीच नीलम और रंजीत फिर से कीर्ति से मिलने आए। उन्हें कीर्ति के बारे में सब कुछ पता होता था। रंजीत कीर्ति को उस रूम और लाइब्रेरी से बाहर निकाल एक लैब में लाया।
वो एक हाई टेक लैब था जहां हर तरह के इक्विपमेंट थे जो किसी भी न्यू मेडिसिन और न्यू टेक्नोलॉजी को बनाने में काम आता था। रंजीत कीर्ति से बोला, बेटा मुझे पता है तुम अकेले यहाँ रहकर बोर हो जाती हो, इसलिए हमने आपके लिए ये बनवाया है, आप यहाँ कुछ भी कर सकती हो। फिर थोड़ी दूर पर बने एक लैब की ओर इशारा कर बोला, वो लैब भी आपके लिए है। ये सब देख कीर्ति हाँ में सिर हिला दी। उसके बाद नीलम और रंजीत वहां से चले गए। कीर्ति अपने काम में लग गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कीर्ति बहुत तरह के इन्वेंशन की जो बहुत ही ज्यादा एडवांस और यूनियन था। इसी के साथ कुछ ऐसे मेडिसिन बनाई जो इंसान के लिए वरदान साबित होने वाला था। नीलम और रंजीत साल में एक बार कीर्ति से एक दिन के लिए मिलने आते क्योंकि उनको कीर्ति की जरूरत थी। कीर्ति के कारण अरोड़ा इंडस्ट्री एशिया के टॉप 10 कंपनी में शामिल हो गई। कीर्ति के बनाए सिक्योरिटी सिस्टम अरोड़ा इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित हुआ। कीर्ति का एक तरह का एडवांस आई बन गई थी। उसके माइंड और बॉडी में कई तरह के चिप लगाएंगे। उन चिप में कुछ ऐसे प्रोग्राम से जिसके थ्रू कीर्ति के माइंड और बॉडी को कंट्रोल किया जाता था। ऐसे ही 12 साल बीत गया। उस लैब में कीर्ति अपने बनाए रोबोट और मशीनों के साथ रहती। कीर्ति एक तरह का एडवांस एआई सिस्टम बन गई थी। दुनिया सिर्फ कीर्ति के नाम को जानती। कीर्ति के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट काफी यूनियन और एडवांस होते। कीर्ति बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन कीर्ति अपने लैब में कुछ डाटा चेक करने में लगी थी, तभी वहां रंजीत अरोड़ा आया। उसके हाथ में एक फाइल था। रंजीत कीर्ति से फ्यूचर देखने वाली मशीन बनवाना चाहता था, जो लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन कीर्ति के लिए नहीं। कीर्ति अब तक एक एडवांस एआई सिस्टम बन गई थी, उसकी हराना लगभग मुश्किल था। कीर्ति नीलम और रंजीत पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए वो उनकी बात मान गई। रंजीत कीर्ति को एक फाइल दिया जिसमें कुछ पेपर थे। रंजीत के जाने के कुछ घंटे बाद कीर्ति वो फाइल लेकर अपने रूम में आ गई। आज कीर्ति को रंजीत का बिहेवियर कुछ अजीब लगा, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं की। कीर्ति बड़े होने पर उसके रूम और बाथरूम का कैमरा हटा दिया गया था, जिसके बारे में कीर्ति को पता था। कीर्ति अपने टेबल और बैठ रंजीत के दिया फाइल को पढ़ने लगी। जैसे ही वो पूरा फाइल पढ़ी, उसके एक्सप्रेशन अजीब हो गए। उस फाइल में कुछ ऐसे रिकॉर्ड थे जिसमें लिखा, अरोड़ा इंडस्ट्री जितने भी इन्वेंशन करती है उसके साइंटिस्ट कीर्ति अरोड़ा है, लेकिन वहां कीर्ति के नाम के आगे काव्या का फोटो लगा था, साथ में उसी की कुछ इन्फॉर्मेशन थी। कुछ देर बाद रंजीत भागते हुए कीर्ति के रूम में आया। रंजीत को फिर से आता देख कीर्ति को अजीब लगा। रंजीत बोला, कीर्ति पहले वाली फाइल कहाँ है? वो गलत फाइल है, असली फाइल ये है, बोल। कीर्ति को दूसरा फाइल दिया। कीर्ति अब तक वो फाइल पढ़ ली थी जिसका पता रंजीत को नहीं चला। रंजीत अपना फाइल लेकर वहां से चला गया। कीर्ति रंजीत के जाने के बाद अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ सोचने लगी। उसी के साथ उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। कीर्ति जब भी अपने दिमाग पर जोर डालती उसके सिर में दर्द होता। दर्द के कारण वो बेहोश हो गई। कुछ घंटे बाद कीर्ति को होश आया। कीर्ति खुद से बोली, यह मुझे अचानक क्या हो जाता है? जब भी मैं काम के अलावा कुछ सोची हूँ मेरे सिर में दर्द होने लगता है। आई थिंक मुझे एक बार खुद को चेक करना होगा। नेक्स्ट डे कीर्ति कुछ सोचकर अपने रूम से बाहर निकली। उस लैब में कीर्ति के अलावा उसके बनाए रोबोट काम करते थे। लैब में आते ही कीर्ति अपने काम में लगी। कीर्ति को अचानक कुछ याद आया। वो अपने मेडिकल रूम में जाकर खुद को चेक करने लगी। करीब 30 मिनट बाद उसको रिपोर्ट मिल गया। रिपोर्ट देख वह हैरान रह गई। उसको यकीन नहीं हुआ, तभी उसका ध्यान कैमरे पर गया। कीर्ति वहां से निकल सर्वर रूम में आए। वो पूरे सर्वर को हैक कर ली। अब वहां के सारे सिस्टम कीर्ति के कंट्रोल में थे। कीर्ति फिर से अपने लैब में आकर कुछ डाटा चेक करने लगी। इसी के साथ वह अरोड़ा मैंशन और अरोड़ा इंडस्ट्री के कैमरा हैक की करीब 3 घंटे बाद सच जान। कीर्ति सारा सच जान अपनी जगह पर जम गई। अरोड़ा मैंशन के कैमरा हैक करने के बाद उसको पता चला वो कीर्ति अरोड़ा नहीं, कीर्ति रजावत है। कीर्ति को यह भी पता चला उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। 2 दिन के कड़ी मेहनत के बाद कीर्ति अपने माइंड और बॉडी में लगे चिप को डीएक्टिवेट कर पाए। फ्लैशबैक एंड। ये सब बताते हुए कीर्ति की आंखों में आंसू आ गया। उसको फिर से वह अकेलापन, दर्द, धोखा याद और मौत याद आने लगा। कीर्ति के पास्ट को जान कबीर, अमित, आर्यन और प्रतीक्ष की आंखें नम हो गई। वो सोच नहीं सकते, उसे कहीं ज्यादा दर्द कीर्ति सही थी। आर्यन खुद के साथ कीर्ति को संभालते हुए बोला, प्रिंसेस आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? कीर्ति बोली, मुझे आप लोग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। अरोड़ा मैंशन के कैमरा हैक करने पर मुझे पता चला मैं उनकी नहीं, विक्रम रजावत की बेटी हूँ। बाकी का मुझसे इंटरनेट से पता चला, फिर मैं वहां से यहाँ आपके पास आ गई।
कीर्ति यह सब बोल खुद से बोली, सॉरी भाई, मैं आपको पूरा सच नहीं बता सकती। कीर्ति अपने रीबर्थ और शक्तियों को छोड़ उनको सब कुछ बता दी। कबीर गुस्से में बोला, मैं उस अरोड़ा को छोड़ूंगा, उसके कारण हमारी प्रिंसेस हमसे दूर रही, उसकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की। कबीर की बात सुन कीर्ति बोली, भाई प्लीज अभी आप लोग कुछ मत करना, रंजीत अरोड़ा सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है। आर्यन, वो कौन हो सकता है? कीर्ति, भाई मास्टरमाइंड पूरे राठौर और रिजावत फैमिली को बहुत अच्छे से जानता है, उसकी नज़र हमेशा हम पर होती है, वो कोई ऐसा है जो हमारे बहुत करीब है या फिर था। अमित प्रिंसेस, क्या वो चीप अभी भी आपके बॉडी में है? कीर्ति हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, मैंने उस टाइम मैं सिर्फ इसको डीएक्टिवेट कर सकती थी ताकि वह मुझ तक ना पहुंच पाए। करीब, इसका मतलब तुम एक ह्यूमन आई हो जिसको कंट्रोल किया जा सकता है? कीर्ति सिर्फ हाँ में सिर हिला दी। चारों कीर्ति की पूरी बात सुन परेशान हो गए। प्रतीक्ष, रात काफी हो गया है, अब हमें सोना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब अपने रूम में चले गए। सबके जाने के बाद विक्रम जी बाहर निकले जो कब से सबकी बातें सुन रहे थे। विक्रम जी कीर्ति को चेक करने आ रहे थे, लेकिन फिर आर्यन और कीर्ति को ऊपर आता देख वह भी उनके पीछे आ गए। कीर्ति की पूरी बात सुन उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गया। वो खुद से बोले, तुम जो कोई भी हो मेरी बेटी का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, मैं अपनी प्रिंसेस को फिर से पहले जैसा करूंगा। विक्रम जी अपने रूम में आए, वहां राधिका जी पहले से सो रही थी। वो अपने रूम में लगे पेंटिंग को हटाए, वहां एक डिजिटल कीबोर्ड था। कुछ पासवर्ड डालने के बाद रूम के मिरर के पास एक स्क्रीन डोर ओपन हुआ। विक्रम जी अंदर चले गए, दीवार फिर से पहले जैसा हो गया। अंदर रूम में कई सारे कंप्यूटर और फाइल रखी थी, उसी के साथ कुछ बॉक्स में मेडिसिन और केमिकल था। विक्रम जी अपनी चेयर पर बैठ अपने कंप्यूटर में कुछ करने लगे। थोड़ी देर बाद डार्क वेव पर एक पेज ओपन कर वो एक मैसेज किए, आई एम कमिंग बैक, वी विल मीट टुमारो सेम प्लेस एंड सेम टाइम। इसी के साथ उनके स्क्रीन पर एक मैसेज आया, वाह, द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट इज बैक, अब मजा आएगा। विक्रम जी अपना कंप्यूटर बंद कर एक मिस्ट्रियस स्माइल के साथ बोले, तुम लोग ने गलती कर दी मेरी प्रिंसेस को टारगेट करके। सालों पहले हमारे रास्ते अलग हो गए थे, शुरुआत तुमने की, अंत मैं करूंगा। कितना दर्द मेरी प्रिंसेस को हुआ है, उससे लाख गुना ज्यादा दर्दनाक मौत मैं तुम लोग को दूंगा। नाउ यू विल मीट सून, द डेविल साइंटिस्ट्स बोल हंसने लगे। इस समय विक्रम जी एक अलग इंसान लग रहे थे, उनके आंखों में कुछ ऐसा था जो दुनिया बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट डे, आज वीकेंड होने के कारण सब घर पर थे। हर वीकेंड पूरी रजावत और राठौर फैमिली साथ बिताती है। सभी बड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए गार्डन में बैठे थे, तभी वहां आर्यन, प्रतीक्ष, अमित और कबीर आए। वहां कार्तिक, वीर, अरुण, अर्पित और कृतिका खुद में व्यस्त थे। चारों आकार अपने अपने चेयर पर बैठ गए। तभी आर्यन अपनी चारों तरफ देखकर बोला, प्रिंसेस कहाँ है? क्या वो अभी तक उठी नहीं है? राधिका जी, वो अपने रूम में है, आज वो देर से उठी है, बस आ ही रही होंगी। आर्यन अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, मैं प्रिंसेस को लेकर आता हूं, इतना वापस मेंशन में चला गया। कीर्ति का रूम, कीर्ति सुबह जल्दी उठकर अपने ध्यान में बैठी थी, लेकिन जल्द ही वो थक कर वापस सो गई, इसलिए उसको उठने में लेट हो गया। कीर्ति रेडी होकर जैसे ही रूम से बाहर जाने लगी, अचानक उसके सिर और पेट में दर्द होने लगा, उसके पूरे बॉडी में दर्द होने लगा। कीर्ति के आंखों से आंसू निकलने लगा, वो दर्द से जमीन लेट गई। वो खुद से बोली, फिर से मुझे वही दर्द क्यों हो रहा है? जब से मुझे शक्तियां मिली हैं तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फिर अचानक ये कैसे हुआ? कीर्ति अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, तभी रूम में आर्यन आया। आर्यन की नजर जैसे ही कीर्ति पर, वो प्रिंसेस चिल्लाते हुए दौड़कर उसके पास आया। कीर्ति को इतने दर्द में देख आर्यन पैनिक करते हुए बोला, बच्चा आपको क्या हुआ? मैं अभी अमित को बुलाता हूँ। कीर्ति अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए बोली, भाई आप किसी को मत बुलाओ, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। तभी रूम में प्रतीक्ष आया, वो एक इंपॉर्टेंट कॉल रिसीव करने मेंशन में आया था, लेकिन आर्यन के तेज आवाज से वो कीर्ति के रूम में आया। कीर्ति को दर्द में देख वह भी जमसा गया, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल वो उसको बेड पर लेटा उसके पैर और हाथों को रब करने लगा। आर्यन भी खुद को संभालकर कीर्ति के सिर को दबाने लगा। करीब 15 मिनट बाद कीर्ति पसीने से लटपट बेड पर पड़ी थी, उसका चेहरा खून के लाल था, वो अभी दर्द में नहीं थी। आर्यन उसका सिर सहलाते हुए बोला, बच्चा अब कैसा लग रहा है? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? कीर्ति हल्की स्माइल के साथ बोली, नहीं भाई, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। प्रतीक्ष परेशानी भरे लहजे में बोला, लिटिल रैबिट, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए।
तभी कीर्ति का ध्यान प्रतीक्ष पर गया। एक पल के लिए कीर्ति उसमें खो गई, लेकिन फिर खुद को संभाल कर बोली, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्यन, मतलब, और आपको थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? कीर्ति, भाई शायद उनको पता चल गया है, मैं जिंदा हूं। ये सुन आर्यन और प्रतीक्ष दोनों परेशान हो गए। प्रतीक्ष, आपको ये कैसे पता चला? कीर्ति, मेरे बॉडी में अभी भी वो चिप और कुछ ऐसे केमिकल है जिससे ये पता उनको चल गया होगा मैं जिंदा हूं। कीर्ति, अभी यह सब छोड़िए, हमें नीचे चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम फ्रेश होकर आते हैं, बोल बेड से उठने लगी। आर्यन उसको बाथरूम तक छोड़ा, वही प्रतीक्ष किसी और सोच में गुम था। थोड़ी देर बाद तीनों नीचे गर्दन में आ गए। कीर्ति सबको देख हल्की की स्माइल कर दी, उसके चेहरे पर अभी भी दर्द था। माया जी, कृतिका की माँ, बोली, लो अब हमारी गुड़िया रानी भी आ गई, चलिए अब हम नाश्ता स्टार्ट करते हैं। विक्रम जी ध्यान से कीर्ति को देखने लगे। कीर्ति की हालत देख गुस्से में उनकी हाथों की मुठियां कस गई। कीर्ति के दर्द से पीले चेहरे को देख वो सब समझ गए। अभिषेक जी उनको इशारे से शांत होने को बोले। विक्रम जी खुद को शांत कर हल्की स्माइल के साथ बोले, प्रिंसेस आप हमारे पास आओ, हम आज अपनी बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। विक्रम जी के बोलने पर कीर्ति उनके पास आकर बैठ गई। कीर्ति को विक्रम जी के पास बैठता देख आर्यन का मुंह बन गया। कुछ यही हाल प्रतीक्ष का भी था। कीर्ति के एक साइड अभिषेक जी और दूसरे साइड विक्रम जी बैठ गए। विक्रम जी अभिषेक जी को आंखों से कुछ इशारा किए, जिसको समझ वो कीर्ति का हाथ पकड़ बोले, हमारी बच्ची कितनी पतली हो गई है, आज हम अपने हाथों से इन्हें खिलाएंगे। विक्रम जी, ऐसे कैसे? आज हम हमारी प्रिंसेस को अपने हाथों से खिलाएंगे। ऐसे ही सब हंसी मजाक कर खाना खाने लगे। इसी तरह खुशी खुशी आज का दिन निकल गया। शाम का वक्त, कीर्ति गर्दन में लगे झूले पर बैठी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। तभी उसके बगल में प्रतीक्ष आकर बैठा। प्रतीक्ष को अपने इतने पास देख कीर्ति हैरान हो गई। वो बोली, आप यहाँ? प्रतीक्ष कीर्ति के ग्रे आंखों में देखते हुए बोला, क्यों मैं नहीं आ सकता? कीर्ति हर बार कर बोली, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। प्रतीक्ष, रिलैक्स लिटिल रैबिट। लिटिल रैबिट सुन कीर्ति मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं बड़ी हो गई हूं, फिर आप मुझे लिटिल रैबिट क्यों बोल रहे हो? प्रतीक्ष उसके सिर को सहलाते हुए बोला, तुम चाहे जितनी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए तुम मेरी लिटिल रैबिट ही रहोगी। कीर्ति स्माइल करते हुए बोली, और आप मेरे हैंडसम अंशु। अंशु नाम सुन प्रतीक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गया। आज कितने सालों बाद कोई उसको अंशु नाम से बुलाया था। प्रतीक्ष जब 5 साल का था तब एक एक्सीडेंट में उसकी मां अंशिका राठौर की मौत हो गई। उसके बाद अभिषेक जी सबके कहने और अंशिका जी की बहन आशा जी से दूसरी शादी कर लिए। आशा जी प्रतीक्ष से बहुत प्यार करती है, प्रतीक्ष भी उनसे प्यार करता है, लेकिन अपनी मां के जाने के बाद वह चुप रहने लगा। सबको उसकी टेंशन होने लगी। सबके साथ वह रहता और बोलता, लेकिन उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट नहीं आई जो उसकी मां के होने पर आती थी। जब कीर्ति इस दुनिया में आई तब पहली बार प्रतीक्ष उसको अपनी गोद में लेकर मुस्कुराया था। उसके बाद कीर्ति के होने पर वो खुश रहने लगा। उसके लिए उसकी खुशियां कीर्ति बन गई। कीर्ति के खोने के बाद प्रतीक्ष काफी बदल गया। वो किसी से कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमेशा उसको ढूंढते रहता। आज कई सालों बाद प्रतीक्ष को सुकून मिला था। कीर्ति को भी पता नहीं क्यों, लेकिन प्रतीक्ष के पास होने पर एक सुकून मिला जो सालों से कहीं गुम था। प्रतीक्ष कीर्ति से बोला, ऐसे तुम क्या देख रही हो? कीर्ति हल्की स्माइल के साथ बोली, सनसेट दिखने में कितना अच्छा लगता है। आपको पता है, जब मैं उस लैब में थी तब मुझे ये भी पता नहीं था सनराइज और सनसेट क्या होता है। मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया वो 4 दीवारी थी। कीर्ति की बात सुन प्रतीक्ष को बुरा लगा। वो कीर्ति से बोला, लिटिल रैबिट, तुम्हारे अंशु का तुमसे वादा है, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। ये दुनिया तुम्हारी सोच से कई ज्यादा खूबसूरत है। प्रतीक्ष और कीर्ति ऐसे ही करने लगे। वही थोड़ी दूर पर खड़े कबीर, अमीर और आर्यन के फेस पर उन दोनों को देख स्माइल आ गया। कबीर, आज सालों बाद प्रतीक्ष के चेहरे पर स्माइल आया है। अमित, प्रिंसेस के जाने के बाद हमारा दोस्त सिर्फ सांसें ले रहा था। उसके जिंदगी का एक ही मकसद था, उसको ढूंढना। आज उसे चेहरे पर सुकून है। आर्यन, हमसे कहीं ज्यादा प्रिंसेस का इंतजार उसे था। अपनी लिटिल रैबिट को ढूंढने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। हम सब जानते हैं सिर्फ प्रिंसेस को ढूंढने के लिए वो क्या बन गया है। तभी वहां कार्तिक आकर बोला, ब्रो, भाई और लिटिल एंजल कहाँ है? चलिए, आप लोग को सब अंदर सब रहे हैं। कार्तिक की बात सुन कबीर बोला, तुम हम लिटिल एंजल को लेकर आते हैं। आर्यन प्रतीक्ष और कीर्ति की ओर बढ़ गया।
रात के 12 बजे सबके सोने के बाद एक काली परछाई रजावत मैंशन से बाहर निकली। वो परछाई बाहर लगे कार में आकर बैठ गई। ऐसे ही एक और काली परछाई राठौर मैंशन से निकल उसी कार में बैठ गई। दोनों के बैठने के बाद वो कार वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो कार मुंबई के आउटर एरिया में आकर रुका। ये जगह शहर से दूर जंगल के पास था। कार से 3 आदमी बाहर निकले। सबने ब्लैक कपड़े पहने थे। तभी वहां 2 और लोग ब्लैक कपड़े पहने आए। वो पांचों एक दूसरे को इशारा कर रोड से थोड़ी दूर बने पुरानी बिल्डिंग के पास आए। यह एक मंजिला पुराना मकान है। जगह आसपास कोई घर नहीं था। जो भी घर है वो काफी दूर पर थे। वो सब उस घर के अंदर चले गए। अंदर से घर काफी छोटा और पुराना था। सारे लोग हॉल से होते हुए एक रूम में गए। उस रूम में लगे मिरर को साइड करने पर वहां एक डिजिटल पेड दिखा। उसमें पासवर्ड एंटर करने पर उस रूम के दीवार हट गए। अब वहां एक मेंटल का डोर आ गया। पहला आदमी उस मेंटल डोर को अपने आई और फिंगरप्रिंट से ओपन किया। सब अंदर आए। अंदर एक एक्सपेरिमेंटल हाई टेक लैब था। वो पांचों अपना अपना ब्लैक ड्रेस निकाल दिए। यह और कोई नहीं, विक्रम रजावत, अभिषेक राठौर, विक्रांत सिंघानिया, कबीर के पापा प्रणव बजाज, अमित के पापा और ऋतिक शेखावत है। पांचों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। ऋतिक विक्रम जी के गले लग बोले, मैंने हमारे ग्रुप और अपने इस लैब को बहुत मिस किया। सब एक साथ हमने भी बोल पांचों ग्रुप हक किए। चलिए हम थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। ये पांचों वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट ग्रुप द डेविल S5 है। ये पांचों वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट है। सब अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है। इनका नाम काफी है। दुनिया में तहलका मचाने और अंडरवर्ल्ड में खौफ भरने के लिए डेविल्स ग्रुप साइंटिस्ट के साथ माफिया का एक कोल्ड हार्टेड गैंग है। इस गैंग में और भी मेंबर है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इस ग्रुप के लीडर विक्रम रजावत है, जिनको दुनिया द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट के नाम से जानती है। आप लोग को आगे हमारे सीनियर डेविल्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ऋतिक एक्साइटेड होकर बोले, क्या बात है यारो, इतनी अर्जेंट और इतने दिनों के बाद ऐसे मीटिंग रखे हो। कोई नया मिशन है क्या? मैं तो तरस गया हूं कुछ नया करने के लिए। विक्रांत, हाँ, मैं तो इंडिया में था भी नहीं। जैसे ही हमारे ग्रुप में मैसेज आया मैं वहां से निकल गया। प्रणव, मैं भी। फिर सीरियस होकर बोले, क्या बात है बताओ। हम इतना जानते हैं, कारण बहुत बड़ा है। विक्रम, प्रिंसेस हमें मिल गई है। ये सुनते ही प्रणव जी, विक्रांत जी और ऋतिक जी खुश हो गए। विक्रांत जी बोले, ये तो गुड न्यूज है। फाइनली इतने सालों बाद हमारी गुड़िया रानी हमें मिली है। प्रणव जी, जो कब से अभिषेक और विक्रम जी को नोटिस कर रहे थे, वो बोले, बात इतनी नहीं है, असली बात कुछ और है। फिर थोड़ी देर रुककर बोले, क्या इस मीटिंग की वजह प्रिंसेस है? अभिषेक जी एक गहरी सांस लेकर उन सबको को कीर्ति के मिलने से लेकर उसकी कंडीशन के बारे में सबको बताया दिए। सारी बात सुन उन तीनों की आंखें नम हो गई। ऋतिक जी गुस्से में बोले, उन लोगों की हिम्मत कैसे है हमारी प्रिंसेस को टारगेट करने की? हमने साफ साफ बोला था ये प्रोजेक्ट ह्यूमन लाइफ के लिए सही नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। विक्रांत जी, लगता है उनको उनकी औकात दिखाना होगा। लगता है सबके दिलों से द डेविल्स 5 का खौफ खत्म हो गया है। प्रणव जी जो सब कुछ सुन रहे थे वो बोले, अभी प्रिंसेस की कंडीशन कैसी है? उनको प्रिंसेस का लोकेशन नहीं मिला है ना? विक्रम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, 1 महीने से प्रिंसेस कोमा में थी, इसलिए उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा क्योंकि उस समय माइंड और बॉडी दोनों ही वर्क नहीं करता है। लेकिन 1 हफ्ते पहले प्रिंसेस को होश आया है और हम गलत नहीं है तो आज मॉर्निंग में उन्होंने कोशिश की है लोकेशन पता करने की। अभिषेक जी, अभी सारे चिप डीएक्टिवेट है लेकिन उन्हें वापस एक्टिवेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लाएगा। हमें किसी ही हालत में प्रिंसेस के बॉडी से सारे चिप निकाल केमिकल को रिमूव करना होंगे, नहीं तो प्रिंसेस को खतरा समझ वो चिप में ब्लास्ट कर सकते हैं। विक्रांत जी, क्या प्रिंसेस इस प्रोसेस को हैंडल कर पाएगी? हम सब जानते हैं ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल है। विक्रम जी, वो विक्रम रजावत की बेटी है, शी इज अ रियल वॉरियर, उसे कुछ नहीं होगा। ऋतिक विक्रम से, कैप्टन हमें क्या करना होगा? जल्दी बताएं, हम अपनी प्रिंसेस को खो नहीं सकते हैं। ये हम सब जानते हैं प्रिंसेस अभी कितना दर्द में होंगी। हम अपनी जान लगा देंगे लेकिन उसे कुछ नहीं होने देंगे। विक्रम, ऋतिक और अभिषेक से बोले, तुम दोनों इस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन निकलो, साथ में लैब को चेक करो, पता करो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उनके 17 साल के रिकॉर्ड निकलो। दोनों हाँ में सिर हिला अपने काम में लग गए। फिर प्रणव और विक्रांत से बोले,
तुम दोनों मॉडर्न और आयुर्वेदिक मेडिसिन की इंफॉर्मेशन निकलो, पता करो ब्रेन और बॉडी को न्यूट्रल करने में कौन से केमिकल का यूज होता है। हमारे लोगों को इन्फॉर्म करो, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। जब तक मैं प्रिंसेस के ब्लड से उस केमिकल और बाकी सब चीजों का पता करता हूँ, हमें जल्द से जल्द प्रिंसेस के कंडीशन को अपने कंट्रोल में करना होगा। सब अपने अपने काम में लग गए। ये लैब बहुत ज्यादा हाईटेक था जहां हर तरह के एक्सपेरिमेंट होता है। ये पांचों साइंटिस्ट के साथ अलग अलग फील्ड में डॉक्टर भी है। इनके इस पहचान से इनकी फैमिली अनजान है, सिर्फ हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जी इनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट डे कल वीकेंड था, इसलिए आज किसी का अपने काम पर जाने का मन नहीं था, लेकिन काम भी जरूरी था। रजावत मैंशन। सब सुबह हंसते और बातें करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी अर्पित बोला, दादू मुझे लगता है हमें प्रिंसेस का एडमिशन कॉलेज में करवा देना चाहिए। चंद्रकांत जी, आप सही बोल रहे हैं, ऐसे भी हमारी राजकुमारी बहुत कुछ मिस की है, अब हमें और लेट नहीं करना चाहिए। आर्यन, मैं कॉलेज में बात करता हूं। तभी विक्रम जी अपने सीरियस फेस के साथ बोले, प्रिंसेस अभी कॉलेज नहीं जाएगी। अरुण, लेकिन पापा प्रिंसेस कॉलेज क्यों नहीं जाएगी? विक्रम जी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं प्रिंसेस घर में रहकर रेस्ट करेगी। बोल अपनी जगह से खड़े होकर कीर्ति के पास गए। विक्रम जी कीर्ति के सिर पर किस कर मेंशन के बाहर निकल गए। सब देखते रह गए। अर्पित, पापा को आज हुआ क्या है? कल से वो काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है। सबको कल से विक्रम जी का बर्ताव कुछ अलग लग रहा था। चंद्रकांत जी बोले, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। प्रिंसेस अभी अभी घर आई है, इसलिए वह चाहते हैं अभी हमारी गुड़िया रेस्ट करें, और कोई बात नहीं है, सब अपना अपना खाना खाए। सबको विक्रम जी का बर्ताव कल से अजीब लग रहा था, लेकिन फिर चंद्रकांत जेड के बोलने पर सबका ध्यान विक्रम जी से हट गया। सब वापस नॉर्मल होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। अरुण और अर्पित कीर्ति को जल्दी आने का बोल निकल गए, वही आर्यन भी कीर्ति के फोरहेड पर किस कर निकल गया। वही सबके जाने के बाद कीर्ति वापस अपने रूम में आ गई। उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था, जो कि उसके दुश्मनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कीर्ति अपने रूम से लगे स्टडी रूम में चली गई। वह रूम आर्यन स्पेशली कीर्ति के लिए डिजाइन करवाया था। जब आर्यन को पता चला उसकी बहन इतनी बड़ी साइंटिस्ट है, उसके दूसरे दिन ही वो कीर्ति के लिए ये रूम रेडी करवाया, जिसमें कुछ एडवांस कंप्यूटर के साथ कुछ और इक्विपमेंट थे। कीर्ति अपना कंप्यूटर ऑन कर सिस्टम पर बैठ गई। उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस थे। कीर्ति अरोड़ा इंडस्ट्री और अरोड़ा मेंशन के साथ उनके अकाउंट, मोबाइल के साथ काफी कुछ हैक कर ली। अब उसकी लाइफ कीर्ति के कंट्रोल में थी। सारा काम खत्म कर कीर्ति डेविल स्माइल के साथ बोली, बहुत जल्द मैं इस खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचूंगी, लेकिन उससे पहले तुम लोग की जिंदगी नरक बना दूंगी। तुम लोगों ने जो मुझसे से पाया है वो सब मैं वापस लूंगी। अगर सिर्फ तुम्हें मौत दूंगी तो इंसाफ कैसे होगा? तुम लोग के कारण मुझे मरना पड़ा। इतनी प्यारी फैमिली होते हुए 18 साल तक मुझे एक कैदी के जैसे जीना पड़ा। अपने और अपने परिवार के हर आंसू, हर दर्द का बदला लूंगी। जिस पर तुम लोग को सबसे ज्यादा घमंड है, वही तुमसे सबसे पहले दूर करूंगी। तुम्हारा नाम, पैसा और पावर सब कुछ खत्म कर तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगी। फिर कुछ सोचते हुए कीर्ति अपने कंप्यूटर पर वापस हाथ चलाते हुए बोली, मुझे खुद के कंडीशन को अच्छे से जानना होगा। इन सब के पीछे जरूर कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हो ना हो मेरी तरह और भी इंसान इस एक्सपेरिमेंट के हिस्सा होंगे। मुझे जल्दी से सब कुछ पता करना होगा। एक अंधेरी जगह जहां सिर्फ लोगों और जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, उसी जगह पर एक आदमी ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने, अपने फेस पर ब्लैक मास्क लगाए, एक सिंहासन पर बैठा था। उस सिंहासन के दोनों साइड ब्लैक ड्रैगन बना था। उसके आस पास 4 लोग खड़े थे, जिनमें 3 के चेहरे पर मास्क था। उस जगह पर कई सारे गार्ड्स खड़े थे। उसी जगह पर उस इंसान के सामने 4 लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। जंगली कुत्ते उन्हें नोच रहे थे। उन आदमी की दर्दनाक चीखें वहां गूंज रही थी। वह आदमी अपने सामने बैठे आदमी के सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोल रहे थे, हेल किंग, हमने कुछ नहीं किया है। थोड़ी देर बाद सिंहासन पर बैठा आदमी अपने हाथ से उनको रुकने का इशारा किया। 2 गार्ड्स आकर उन कुत्तों को उन आदमियों से अलग किए। सिंहासन पर बैठा आदमी इस हेल का किंग है। उनको दुनिया अंडरवर्ल्ड किंग ब्लैक ड्रैगन के नाम से जानती है। वो अपनी खतरनाक आवाज में बोला, किसके कहने पर तुम वहां नजर रख रहे थे? वो आदमी समझ गए किंग क्या पूछ रहे हैं। उनका लीडर दर्द से कराहते हुए बोला, किंग, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। रजावत और राठौर मैंशन पर नजर रखने की साथ के एक फोटो भी मिला था। उन्होंने उस लड़की पर नजर रखने का बोला।
फिर वह आदमी एक लड़की का फोटो किंग को देते हुए बोला, किंग हमें नहीं पता था वो आपके लोग हैं, अगर पता होता तो हम ऐसा कभी नहीं करते, प्लीज किंग हमें छोड़ दीजिए। उस फोटो को देख किंग के साथ वहां खड़े लोगों के एक्सप्रेशन डार्क हो गया। सेकंड किंग, जिसको अंडरवर्ल्ड में सब ईगल के नाम से जानते हैं, वो लीडर को मारते हुए बोला, किसने दिया था तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी बताओ। वो आदमी डरते हुए बोला, हमें अननोन नंबर से मैसेज आया था, उसी साथ साथ एक पार्सल आया जिसमें बहुत सारा कैश था, हम उस आदमी को नहीं जानते। ईगल उन आदमियों को थोड़ी देर मरकर गुस्से में गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, इनको जंगली भेड़ियों के आगे जिंदा फेंक दो। ये सुन वो आदमी मौत की भीख मांगने लगे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गार्ड्स और उन आदमी के जाने के बाद वहां 5 लोग बचे, सबने अपना मास्क निकाल लिया। ये है हमारे न्यू जनरेशन के डेविल एस अंडरवर्ल्ड किंग ब्लैक ड्रैगन प्रतीक्ष राठौर, जिसको दुनिया हेल किंग के नाम से जानती है। हेल किंग और ब्लैक ड्रैगन एक ही इंसान है, इनके पार्टनर है ब्लैक ईगल, जो कोई और नहीं आर्यन रजावत है, इनका साथ कबीर और अमित देते हैं। अंडरवर्ल्ड में किंग का फेस और उनके लेफ्ट हैंड माइकल है। माइकल सिर्फ किंग और ईगल के ऑर्डर फॉलो करता है। आर्यन पैनिक करते हुए बोला, हमें मेंशन की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, इस बार मैं अपनी प्रिंसेस को कुछ नहीं होने दूंगा। आर्यन को पैनिक करता देख प्रतीक्ष उसके सामने आकर बोला, तुम्हें याद है ना हम इस दुनिया में क्यों आए थे? आर्यन प्रतीक्ष के आंखों में देखते हुए बोला, कैसे भूल सकता हूं, हम इस दुनिया में अपने दुश्मनों से अपनी फैमिली को बचाने और प्रिंसेस को ढूंढने के लिए आए थे। फिर प्रतीक्ष के गले लगा बोला, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, तूने प्रिंसेस के लिए बहुत कुछ किया है, अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मैं खुद को कैसे संभाल पाता। प्रतीक्ष बोला, शी इज माई लाइफ, माई हैप्पीनेस, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर आर्यन को खुद से अलग कर बोला, तुम ऐसे हर नहीं सकते हो, हमें जल्द ही उस इंसान तक पहुंचना होगा, क्योंकि वो जो कोई भी है बहुत पावरफुल है, हमें और हमारी फैमिली को अच्छे से जानता है। फिर प्रतीक्ष माइकल से बोला, वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च लैब ऑर्गेनाइजेशन है जहां ह्यूमन आई या फिर किसी भी तरह का ह्यूमन रिसर्च हो रहा है, उसका पता करो, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। आर्यन बोला, वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट की टीम रेडी करो, हमें जल्द से जल्द प्रिंसेस को ठीक करना होगा, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। माइकल आर्यन और प्रतीक्ष का ऑर्डर फॉलो करने चला गया। अमित, मैं मेंशन के बैकयार्ड में एक मिनी हॉस्पिटल रेडी करवाता हूं किसी भी इमरजेंसी के लिए। कबीर, मैं अपने लोगों को हाई अलर्ट पर कर देता हूं क्योंकि खतरा बढ़ने वाला है। ऐसे ही थोड़ी देर डिस्कशन के बाद सब वहां से निकल गए। डेवल लैब, यहाँ लैब में विक्रम जी, विक्रांत जी, प्रणव जी, अभिषेक जी और ऋतिक जी अपने अपने काम में लगे थे। वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। सबने व्हाइट लैब कोट पहन रखा था। विक्रम जेड के हाथ में कुछ रिपोर्ट था जिस पर सब डिस्कस कर रहे थे। प्रणव जी हैरानी से बोले, प्रिंसेस सिर्फ 18 साल की है, इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग वो कैसे ले सकती है? ये तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, इससे इंसान को बहुत ज्यादा दर्द होता है। विक्रांत जी, उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनके बॉडी में जो केमिकल है जिसका एंटीडोट बनाने के कुछ ऐसी जड़ी बूटियां लगती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। अभिषेक जी, इन सबसे प्रिंसेस की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है, हमें जल्द से जल्द उस ड्रग का एंटीडोट बना होगा जिससे उसके ऑर्गन फेल ना हो। हम केमिकल के एंटीडोट से पहले ड्रग का एंटीडोट बनाना होगा। विक्रम जी जो सब कुछ सुन रहे थे वो बोले, हमें मिलकर कल तक एंटीडोट बना होगा, हमें जो भी चीज चाहिए उसके लिए टीम को इन्फॉर्म करो। ऋतिक जी, मुझे लगता है इसमें हमें उन सब की हेल्प लेनी चाहिए, हमारे पास सोर्स है लेकिन टाइम नहीं। इस समय अंडरवर्ल्ड किंग के साथ पूरे वर्ल्ड पर उनका राज है, हमें इस समय सिर्फ प्रिंसेस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी काम वो लोग संभाल लेंगे। ऋतिक जी की बात सुन विक्रांत जी अपनी आंखें छोटी कर बोले, तुम बोलना चाहते हो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा पावरफुल है? तुम भूल रहे हो हम द डेविल्स एस साइंटिस्ट्स हैं, जिनके नाम का खौफ पूरे दुनिया में आज भी है। हमारे सामने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होने से पहले 1000 बार सोचता था। ऋतिक जी, मैं यह नहीं बोल रहा हमारे पास पावर नहीं है या फिर हम कर नहीं सकते, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ प्रिंसेस के पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसकी कंडीशन खराब हो रही है और इस समय हमारा नेटवर्क 10 साल पहले जैसा नहीं है। इस समय हमारे बच्चों का नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे बच्चे प्रिंसेस के लिए बेस्ट साइंटिस्ट्स का टीम ढूंढ रहे होंगे और अभी हमें जल्द से जल्द रिसोर्सेज चाहिए। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो उनका सामना हम डेविल्स ही करेंगे, क्योंकि बेटा कितना भी होशियार हो, बाप बाप ही होता है। बोल डेविल स्माइल करने लगे। सब उनकी बात का मतलब समझ आ गया।
विक्रम जी, हम पहले एंटीडोट रेडी करते हैं, उसके बाद कल रात साथ में उनसे बता करेंगे। फिर सब अपने अपने काम में लगा गए। नेक्स्ट डे कल से कीर्ति बहुत ज्यादा खुश थी, हो भी क्यों ना, आज से उसके दुश्मनों की तबाही जो शुरू होने वाली है। ब्रेकफास्ट करने के बाद विक्रम जी अपने काम के लिए निकल गए। वो अपने टीम के साथ मिलकर दिन रात लैब में ड्रग एंटीडोट पर काम कर रहे थे। विक्रम जी को समझ आ गया था, वो लोग कभी भी कीर्ति तक पहुंच सकते हैं। आप लोग को जो भी विक्रम जी को लेकर कंफ्यूज होगा वो आगे पता चलेगा। जहां तक बात रही कीर्ति की, तो वह जानती है उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन उसको इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। पिछले जन्म में भी उसको अपने कंडीशन के बारे में ज्यादा पता नहीं था। बस कीर्ति को इतना पता था उसकी जिंदगी दूसरों के लिए सही नहीं है, इसलिए वो अपने आप को खत्म कर ली थी। कीर्ति को इस जन्म में भी अपने ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वही विक्रम जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कीर्ति की कंडीशन कैसी है। वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इन सब के पीछे कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। कीर्ति अरुण और अर्पित के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। आज उन दोनों को कॉलेज नहीं जाना था, इसलिए वो सब आज दिन भर मस्ती करने वाले थे। आर्यन अपना लैपटॉप लेकर रूम से बाहर निकल हॉल में आया। जैसे ही उसकी नजर कीर्ति पर गई, कुछ सोचकर वो कीर्ति के पास जाकर बोला, प्रिंसेस आज आप इतनी खुश हो, क्या बात है? कीर्ति बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, भाई आज मेरे तरफ से किसी को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। चाहे तो उनका रिएक्शन आप लिव देख सकते हो। तभी अचानक आर्यन को कुछ याद आया, जिसको याद कर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गया। वो बोला, जरूर, मैं इतना अच्छा शो कैसे मिस कर सकता हूँ जिसे मेरी प्रिंसेस ने तैयार किया हो। दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया। आर्यन कीर्ति को बाय बोलकर वहां से जाने लगा। वो जैसे ही मेन गेट पर आया, अचानक सामने आ रही कृतिका से टकरा गया। वो गिरती उससे पहले आर्यन उसको कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोनों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। कृतिका आर्यन को बचपन से प्यार करती है, ये बात आर्यन भी जानता है। उसके दिल में भी कृतिका के लिए सेम फीलिंग है। वो दोनों दुनिया जहां से बेखबर एक दूसरे के बाहों में गुम हो गए। तभी दोनों वीर के आवाज लगाने पर होश में आए। कृतिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया, वही आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गया। आर्यन वहां से निकल गया। कृतिका और वीर मैंशन के अंदर हॉल में सबके पास आ गए। होटल डायमंड मुंबई का सबसे बड़ा होटल। इसके कॉन्फ्रेंस हॉल में कई सारे रिपोर्टर के साथ शहर के कुछ बड़े बड़े कंपनी के सीईओ आए थे। आज एशिया के टॉप 10 कंपनी में से एक अरोड़ा इंडस्ट्री, जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाता है, उसका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आज होने वाला है। अरोड़ा इंडस्ट्री साल में 2 बार यूनिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लॉन्च करता है, जिसका डिमांड इंडिया में ही नहीं अदर कंट्री में भी होता है। आज अरोड़ा इंडस्ट्री एक न्यू प्रोडक्ट के साथ एक नया सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम भी लॉन्च करने वाला था। पूरी अरोड़ा फैमिली इस लॉन्च के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। यश और रंजीत मेहमानों का वेलकम कर रहे थे। वहीं नीलम और काव्या कुछ हाई क्लास लेडीज के साथ बातें करते हुए अपने गहनों और कपड़े का शो ऑफ कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। यश स्टेज और जाकर अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में सबको बताने और दिखाने लगा। मीडिया इस शो को लाइव टीवी पर दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही उस डिवाइस को चलाया गया, उसमें ब्लास्ट हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया अचानक हुआ क्या। रंजीत स्टेज पर आकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, सॉरी एवरीवन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये सब हुआ। हम अभी उसके कुछ और सैंपल दिखाते हैं। ऐसे ही कुछ और डिवाइस में भी ब्लास्ट हुआ। तभी वहां कुछ मटेरियल्स टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लोग आए। ये डिपार्टमेंट मार्केट में आने वाले न्यू प्रोडक्ट में यूज होने वाले मटेरियल के क्वांटिटी एंड क्वालिटी को चेक कर उसको अप्रूव करते हैं, तभी कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकता है। मटेरियल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को वहां देख रंजीत उनके पास आकर बोला, सर आप लोग, ये कुछ काम था। उन सब का हेड मानिक सहाय आगे आकर बोला, मिस्टर अरोड़ा, हमें खबर मिला है आप अपने डिवाइस में लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं। रंजीत, सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमारे प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है। मानिक, वो हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर मानिक अपने ऑफिसर को सारा प्रोडक्ट चेक करने को बोला। करीब 2 घंटे बाद मनिका सहाय के हाथ में कुछ रिपोर्ट था। मनिका उन रिपोर्ट को लेकर रंजीत के सामने खड़ा हो गया। मानिक सहाय रंजीत से बोला, मिस्टर अरोड़ा, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपके कंपनी पर पब्लिक को इतना भरोसा है और आप लोग उस भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हैं। रंजीत, सर यह आप क्या बोल रहे हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है।
मनिका गुस्से में बोला, यह इतनी चीप क्वालिटी का मटेरियल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कैसे यूज कर सकते हैं? अगर यह प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता तो आपको आइडिया भी है कितना बड़ा हादसा हो सकता था। मनिका की बात सुन रंजीत हैरान अपनी जगह पर खड़ा रहा। वही हालत नीलम, काव्या और यश का था। मानिक अपने साथ आए ऑफिसर से बोला, यहाँ पड़े सारे प्रोडक्ट को सील करो, साथ में अरोड़ा इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में है उन पर बैन लगाकर दोबारा सबको चेक करो। फिर रंजीत से बोला, कल हमारे ऑफिसर आपके कंपनी में आएंगे हैं, आपको वहां मौजूद रहना है। थोड़ी देर बाद वो सारे ऑफिसर अपना काम कर वहां से निकल गए। वहां आए मेहमान भी धीरे धीरे वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां सिर्फ नीलम, काव्या, यश और रंजीत बचे। यश रंजीत से बोला, डैड, हमारे प्रोडक्ट के मटेरियल में प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो हर बार बेस्ट मटेरियल यूज करते हैं। जरूर हमारे कंपनी में कोई गद्दार है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। रंजीत, तुम सही बोल रहे हो, जरूर कुछ ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा है। तभी वहां रंजीत का असिस्टेंट भागते हुए आया। उसके चेहरे पर डर और घबराहट था। अपने असिस्टेंट को इतना हड़बड़ाया देख रंजीत बोला, क्या हुआ? असिस्टेंट बोला, बॉस आप एक बार न्यूज देखिए, हर जगह से हमारे प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है, हमारे सारे प्रोडक्ट नकली निकल रहा है। अपने असिस्टेंट की बात सुन रंजीत जल्दी से न्यूज चेक किया। करीब 3 घंटे में अरोड़ा इंडस्ट्री का नाम मार्केट में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हाई क्लास कस्टमर अरोड़ा इंडस्ट्री पर केस कर रहे थे। वो सब अभी न्यूज देख ही रहे थे। तभी रंजीत का फोन बजा। उधर से एक आदमी अपनी घबराहट भरी आवाज में बोला, बॉस, कंपनी के बाहर कुछ लोग आकर हंगामा कर रहे हैं। सारे शेयर होल्डर कंपनी में आए हैं, आपको यहां जल्दी आना होगा। फोन पर सारी बात सुन रंजीत के जैसे पैरों तले जमीन सरक गई। उसके हाथ से मोबाइल छूट नीचे गिर गया। वो गिरता उससे पहले यश उसको संभाल लिया। यश, डैड, क्या हुआ? रंजीत उसको सारी बात बता दिया। सारी बात सुनकर यश का भी कुछ यही हालत हुआ। फिर भी वह खुद को संभाल कर बोला, डैड, हम पहले ऑफिस चलकर देखते हैं वहां सब कैसा है, हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। रंजीत को भी यह ठीक लगा। थोड़ी देर बाद रंजीत अपने असिस्टेंट और यश के साथ होटल से ऑफिस के लिए निकल गया। राठौर इंडस्ट्री, प्रतीक्ष का कैबिन में लगे बड़े से टीवी पर ये सब देख रहे प्रतीक्ष, आर्यन, कबीर, अमित और कार्तिक के फेस पर डेविल स्माइल आ गया। कार्तिक को भी अब सब कुछ पता चल गया था। पूरा न्यूज देखने के बाद कार्तिक हंसते हुए बोला, भाई, हमारी प्रिंसेस कितनी ओएसएम है, उसने तो एक बार में ही अपने दुश्मन को क्लीन वोल्ट कर दिया। कबीर, वो तो है, लेकिन प्रिंसेस ने ये सब किया कैसे होगा? अमित, इसका जवाब तो हमें प्रिंसेस ही दे सकती है। तभी प्रतीक्ष अपना फोन निकाल किसी को कॉल लगाकर कुछ बोला, जिसे सुन सबकी मुस्कान दुगनी हो गई। कार्तिक, भाई, आपने क्या मौके पर चौका मारा है, अब तो मजा आएगा। कल तक तो अरोड़ा फैमिली रोड पर आ ही जाएगा। प्रतीक्ष, उन लोगों के कारण मेरी लिटिल रैबिट को बहुत कुछ सहा है, ये तो बस शुरुआत है। राठौर इंडस्ट्री, प्रतीक्ष के साथ उसके कैबिन में बैठे कबीर और आर्यन किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। तभी डोर पर नॉक हुआ। प्रतीक्ष के कमिंग बोलने पर रॉबन अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल था। रॉबन अंदर आकर सबको ग्रीट किया। उसको ऑफिस में देख सब सीरियस हो गए। माइकल और रॉबन दोनों ही अंडरवर्ल्ड किंग के खास आदमी है। माइकल जहां अंडरवर्ल्ड के काम को देखता है, वही रॉबन बाकी काम को हैंडल करता है। रॉबन वर्ल्ड का बेस्ट हैकर भी है। रॉबन और माइकल के अलावा 2 और खास आदमी हैं जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। रॉबन को देख आर्यन सीरियस आवाज में बोला, पता चला राजीव अरोड़ा की क्या दुश्मनी है हमारे साथ, और इन सब में उसका साथ कौन दे रहा है? रॉबन, बॉस, आप लोग का शक सही था। राजीव अरोड़ा सिर्फ एक मोहरा है। राजीव अरोड़ा विक्रम बॉस के कॉलेज फ्रेंड है। उनकी पहचान कॉलेज में हुई थी। राजीव अरोड़ा कॉलेज में पहले बहुत फेमस था, लेकिन बिग बॉस के आने के बाद सब कुछ बदल गया। कॉलेज में राजीव बिग बॉस और उनके ग्रुप अभिषेक, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक से बहुत जलने लगा। बिग बॉस का ग्रुप हर चीज में आगे होता। टीचर के साथ कॉलेज के स्टूडेंट भी उनको पसंद करने लगे, जिसके कारण वो उनके सामने अच्छा बनता था। एक दिन जब राजीव को पता चला उसकी बेस्ट फ्रेंड नीलम, जिसे वो बचपन से प्यार करता है, वो विक्रम को पसंद करने लगी, तो वो गुस्से में पागल होने लगा। लेकिन अपने दोस्त के लिए वो शांत रहा। नीलम विक्रम सर को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज की। सर उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो नीलम को सबके सामने रिजेक्ट कर दिए, जिसके कारण नीलम को बहुत गुस्सा गया। वो कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी। सर के इस एक्शन के बाद राजीव का गुस्सा और जलन नफरत में बदल गया। इस हादसे के 1 महीने बाद बिग बॉस अपने ग्रुप के साथ अमेरिका चले गए थे।
कबीर कंफ्यूज होकर बोला, जब राजीव अंकल से इतनी नफरत करता है तो वो उनके सामने इतना अच्छा क्यों बनता है? वो तो हमारे फैमिली फ्रेंड है। रॉबन बिग बॉस कॉलेज के सेकंड ईयर में ही अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चले गए थे, जिसके कारण उन्हें राजीव के नफरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो लोग 7 साल बाद वापस आए। उस समय अरोड़ा इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी, लेकिन आने के कुछ महीने बाद रजावत इंडस्ट्री एशिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। बसीनेस वर्ल्ड में सब उनको शार्क के नाम से जानने लगा। इसके कारण रंजीव की नफरत बढ़ने लगी, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी था। उस समय नीलम भी उसके साथ थी। नीलम राधिका माम से नफरत करने लगी। धीरे धीरे वो लोग बिग बॉस का दोस्त बनाने लगे। किसी को उन पर शक नहीं हुआ क्योंकि वो उनके दोस्त थे। आज के 12 साल पहले जब कीर्ति माम के साथ वह हादसा हुआ था, उस समय वह वही था। मैम के किडनैप होने में उसका हाथ था। कीर्ति माम के जाने के बाद राजीव बिग बॉस से दूर होने लगा, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। उस समय वो सिर्फ माम को ढूंढने का नाटक कर रहा था। डीप इन्वेस्टिगेशन करने पर हमें पता था राजीव अरोड़ा सिर्फ एक मोहरा, असली मास्टरमाइंड कोई और है। कीर्ति मैम का किडनैप भी उस मिस्टीरियस आदमी के कहने पर हुआ था। सारी बात सुनने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। सब अपनी सोच में गुम हो गए। तभी प्रतीक्ष बोला, साइंटिस्ट के टीम की क्या अपडेट है, वो मिले? रॉबन बॉस, हमें एक ग्रुप का नाम पता चला जिसके हर मेंबर अलग अलग फील्ड में जीनियस है, लेकिन इनका लीडर ऑलराउंडर है। लेकिन आज तक इनको किसी ने देखा नहीं है। आर्यन, वो चाहे कितने भी मिस्ट्रियस हो, उन्हें मेरी प्रिंसेस को ठीक करना होगा। तुम उनका पता करो, मैं खुद उनसे बात करूंगा, उनको जो चाहिए मिलेगा। रॉबन, सॉरी बॉस, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वो अपने मर्जी के मालिक है। उनका नाम द डेविल्स 5S है। इनके लीडर द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट है। इनका नाम ही काफी है पूरे अंडरवर्ल्ड के साथ मेडिकल और टेक्नोलॉजी के फील्ड में तहलका लाने के लिए। इनकी एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके बनाए मेडिसिन और केमिकल इंसान के लिए वरदान है, लेकिन पिछले 10 साल से इनका कुछ भी पता नहीं चल है। कबीर, हमारे पावर के सामने ये कुछ नहीं है। अंडरवर्ल्ड किंग हमारे सामने है। कबीर की बात सुन रॉबन, आर्यन और प्रतीक्ष उनको अजीब नजरों से देखने लगे। आर्यन, तुझे पता है ये कौन है? कबीर, हाँ, वो एक साइंटिस्ट है। और क्या? आर्यन, दे आर द माफिया रूलर। इनके नाम भर से बड़े बड़े माफिया डर से कहते हैं। एक बार तू इनके बारे में अच्छे से पता कर ले। आर्यन के बोलने पर कबीर अपना मोबाइल निकाल उसमें डेविल्स के बारे में सर्च करने लगा। करीब 10 मिनट बाद उसके सर से पसीना निकलने लगा। वह हकलाते हुए बोला, यार, कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? हाँ, मना कि हम भी खतरनाक है, लेकिन ये तो हमारे भी बाप है। लेकिन कुछ भी बोलो, दे आर ग्रेट। मुझे एक बार उनसे मिलना जरूर है। क्या होगा जब कबीर को पता चलेगा ये सच में इनके बाप ही है? प्रतीक्ष रॉबन से बोला, कोशिश करते रहो, इनको मेल करो, हमारा उनसे मिलना जरूरी है। अपने कुछ आदमी को इनके ऑर्गेनाइजेशन भेजो। अपने सारे पावर का यूज करो। ऐसे ही वो कुछ और इंस्ट्रक्शन दिया। रॉबन के जाने के बाद आर्यन और कबीर भी वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अरोड़ा इंडस्ट्री के बाहर करीब 100 लोग खड़े थे। वो लोग अपने पैसे वापस मांग रहे थे कंपनी से, क्योंकि उनका प्रोडक्ट खराब निकला, साथ में उनका बहुत नुकसान भी हुआ। रिपोर्ट्स न्यूज लिव दिखा रहे थे। यश और राजीव अरोड़ा कंपनी के बैकडोर से अंदर आए। ऑफिस के एम्प्लॉय भी काफी परेशान थे। राजीव और यश मीटिंग असिस्टेंट के साथ डायरेक्ट मीटिंग हॉल के अंदर आए। वहां शेयरहोल्डर्स गुस्से में उनका इंतजार कर रहे थे। राजीव के अंदर आते ही सब उन पर सवालों का वार करने लगे। एक शेयरहोल्डर गुस्से में बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कंपनी में खराब मटेरियल यूज करने की? हमने साफ साफ बोला था मटेरियल हाई क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा बोला, तुम लालच में आकर इतने लोगों की जान खतरे में कैसे डाल सकते हो? इनका जवाब है तुम्हारे पास। तीसरा बोला, आइए क्या बोलेगा? अब हमारा जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई यही करेंगे। ऐसे ही लोग बोलने लगे। सबको अपने खिलाफ बोलता देख राजीव बोला, मटेरियल हाई क्वालिटी का था। कोई हमारे कंपनी में है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। ऐसे लड़ने से अच्छा हमें मिलकर उसे पकड़ना चाहिए। एक लार्ज शेयर होल्डर बोला, अपनी बकवास बंद करो, हमें कुछ नहीं सुना। जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई तुम करोगे और कंपनी को बचाने के लिए तुम्हें अपने शेयर बेचने पड़ेंगे। 2 दिन के अंदर कंपनी के हालत ठीक नहीं हुए तो तुम्हें कंपनी छोड़ना होगा। यश, जो कब से सब कुछ सुन रहा था, वो कंपनी छोड़ने के नाम पर गुस्से में बोला, तुम लोग होते कौन हो? हमें यहां से निकाले वाले? भूलो मत, ये हमारी कंपनी है, इसके मालिक हम हैं। 53% शेयर हमारे पास है।
मैं भी देखता हूँ हमें हमारी कंपनी से कौन निकालता है। यश के ऐसे बोलने पर वहां बैठे सारे लोग गुस्से में उसको भूनने लगे। तभी एक शेयर होल्डर अपनी जगह से उठकर बोला, ठीक, अगर ये तुम्हारी कंपनी है तो बचा लो इसे, मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ, बोल वहां से चला गया। ऐसे ही करते हुए सब वहां से चले गए। सबके जाने के बाद यश गुस्से में बोला, जो कोई भी इनके पीछे है उसको मैं एक दर्दनाक मौत दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये सब करने की। राजीव, यश, अभी हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। अभी हमें हमारे कंपनी को बचाना होगा, नहीं तो अरोड़ा इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। कैसी होंगी डेविल्स से मुलाकात। वक्त के साथ अरोड़ा इंडस्ट्री की हालत खराब होने लगी। इंडिया के साथ पूरे एशिया में अरोड़ा इंडस्ट्री और उनके बनाए टेक्नोलॉजी को बायकॉट किया जाने लगा। हालत यश और राजीव के हाथ से निकलने लगा। अरोड़ा इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर आ गया। इस नए प्रोजेक्ट के लिए राजीव कुछ बैंक से लोन लिया था, जिसका नोटिस उन्हें थोड़ी देर पहले मिला। दोनों बैंक के नोटिस को देख दोनों हैरान थे। बैंक अपना पैसा वापस मांग रही है क्योंकि अरोड़ा इंडस्ट्री बैंकक्रप्ट होने वाला है। दरअसल इन सबके पीछे प्रतीक्ष और आर्यन थे। पूरे शेयर मार्केट को अपने कंट्रोल में लेकर वह अरोड़ा इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद करने लगे, वह भी किसी के नजर में बिना आए। वो दोनों चाहते थे कीर्ति अपना बदला खुद ले, इसलिए पीछे से उसे बिन पता चले दोनों उसको सपोर्ट करने लगे। अगर इनका बस चलता तो ये दोनों पूरे अरोड़ा खानदान को एक पल में तबाह कर देते। डेविल्स लैब का माहौल बाहर से अलग और सीरियस था। सब फोकस के साथ अपने काम में लगे थे। पिछले 2 दिन और रात से विक्रांत, विक्रम, अभिषेक, प्रणव और ऋतिक ड्रग का एंटीडोट बनाने में लगे थे। एंटीडोट कल रात ही बन गया था। वो ड्रग बहुत ही रेयर और खतरनाक था। एंटीडोट को टेस्ट करना बाकी था। ये प्रोसेस 3 स्टेज में हुआ। सुबह से शाम तक टेस्ट और रिसर्च के बाद रिपोर्ट उनके सामने आया। रिपोर्ट को देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गया। अभिषेक जी विक्रम जेड के गले लगा, बोले, फाइनली हम थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन हमारी प्रिंसेस के दर्द को कम कर सकते हैं। अब उसे दर्द में तड़पना नहीं पड़ेगा। प्रणव जी, उसने बहुत दर्द सहा है, बस अब हमारी गुड़िया जल्दी से ठीक हो जाए। अभिषेक और प्रणव जी की बात सब इमोशनल हो गए। ये 5 एक दूसरे की जान है। सब एक दूसरे के बच्चों से प्यार करते हैं। सारे बच्चों में कीर्ति सबसे छोटी और इंटेलिजेंट थी, इसलिए सब उससे बहुत प्यार करते थे। कीर्ति के किडनैप होने के बाद सबने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ऋतिक जी सबका मूड ठीक करते हुए बोले, भाई मैं बहुत काम कर चुका हूं, अब मुझे मेरी एंगल से मिलना है। फिर विक्रम और अभिषेक जी को घूरते हुए बोला, तुम दोनों तो उसके साथ रहते हो, लेकिन हमारा क्या, हम अभी तक उससे एक बार भी मिले नहीं है। इस पर विक्रांत और प्रणव जी भी हामी भरते हैं। तभी अभिषेक जेड के फोन पर कुछ मैसेज आया। उस मैसेज को देख उनके फेस पर स्माइल आ गया। अभिषेक जी स्माइल करता देख सब उनको देखने लगे। अभिषेक जी सबको अपना मोबाइल दिए। मैसेज देख सब स्माइल करने लगे। विक्रांत जी बोले, लगता है वो लोग अपनी पावर का यूज कर रहे हैं हमें ढूंढने के लिए। हमारा उनके सामने आने का वक्त हो आ गया, हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। ऋतिक जी हंसते हुए बोले, मुझे तो हमारे बच्चों का रिएक्शन देखना है जब उनको पता चलेगा उनका बाप कौन है। बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं ना, अब उन्हें पता चलेगा बेटा चाहे कितना भी आगे हो बाप बाप ही होता है। सब हंसने लगे। तभी प्रणव बोला, भूलो मत तुम्हारा बेटा भी आने वाला है। इस बात पर वो मुंह बनाते हुए बोले, उस नालायक की बात मत करो, उसे अपनी बाप की कदर नहीं, उसको अब पता चलेगा उसका बाप क्या चीज है। अभिषेक जी, भूलो मत तुम्हारा बेटा कौन है और क्या कर सकता है। ऋतिक मुंह बनाते हुए बोले, कैसे भूल सकता हूं, आखिर हमारा डीएनए जो एक है, चेहरा मेरे जैसा है, लेकिन पूरा का पूरा अपने हिटलर मां पर गया है खरूस। प्रणव जी, लगता है भाभी जी को बताना पड़ेगा तुम्हारे यह उच्च विचार, कितना मजा आएगा जब वह तुम्हें सबके सामने डंडे से मरेगी तो। ये सुन ऋतिक जी कुछ सोचने लगे, उसके बाद हड़बड़ा कर बोले, नहीं मेरे भाई, मुझे मेरी जलाद बीवी से मार नहीं खान, प्रिंसेस के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगा। तुम लोग मेरे दोस्त होकर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऋतिक जी की शकल देख सब हंसने लगे। फिर विक्रम जी अभिषेक जी से बोले, कल दोपहर की मीटिंग फिक्स करो हमारे प्लेस पर, अब हम ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं। विक्रम जी अपनी बात बोल लैब से निकलने लगे। उनके पीछे बाकी सब बातें करते हुए निकल गए। नेक्स्ट डे राठौर मैंशन। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद अभिषेक जी, हर्षवर्धन जी, तुलसी जी और आशा जी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। कार्तिक, अर्चना जी और अधीर जी किसी काम से बाहर गए थे। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी उनकी नजर कृतिका और वीर पर गया जो नौकर को कुछ समझा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों सबके पास आए। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। दोनों की इतना खुश देख अभिषेक जी बोले,
क्या बात है, आज मेरे दो अनमोल रत्न बिन लड़े इतना खुश एक साथ, यह चमत्कार हुआ कैसे? कहीं फिर से कोई नया कांड को नहीं किया ना? वीर मुंह बनाकर बोला, पापा आप अपने इतने प्यारे और इनोसेंट बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? कृतिका, हाँ बड़े पापा, हमने कोई कांड नहीं किया है, इस बार हमारी खुशी की वजह कुछ और है। आशा जी, तो हमें बताएं आपके खुशी का राज क्या है? वीर, आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी वीर के मोबाइल पर कुछ मैसेज आया जिसको देख वो कृतिका को कुछ इशारा किया। थोड़ी देर बाद मेन गेट से कीर्ति अंदर आई, तभी उस पर फूलों की बारिश होने लगा। उन फूलों को देख कीर्ति के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। उसके पीछे आ रहे अर्पित और अरुण भी यह सब देख स्माइल करने लगे। कीर्ति मेन गेट से होते हुए फूलों के रास्ते से हॉल आई। कीर्ति को राठौर मैंशन में देख स्माइल करने लगे। सब एक साथ बोले, वेलकम इन राठौर मैंशन लिटिल प्रिंसेस। कीर्ति आज पहली बार राठौर मैंशन आई थी। पूरी राठौर फैमिली कीर्ति को अपने घर में देख खुश हो गई। वही कोई था जो कीर्ति को स्माइल करते हुए देख खुद स्माइल करने लगा। वो बोला, लिटिल रैबिट आज भी तुम नहीं बदली, फूलों को देख तुम्हारे आंखों की चमक आज भी वही है। थोड़ी देर बाद वो इंसान वहां से चला गया। कीर्ति सबसे मिली। कृतिका उसको पूरा राठौर मैंशन दिखाने लगी। अर्पित, अरुण और वीर को जरूरी काम से कॉलेज जाना पड़ा। वो सब आज बाहर घूमने जाने वाले थे। वो तीनों कीर्ति और कृतिका से बाहर मिलने का बोल निकल गए। राठौर मैंशन 3 फ्लोर का है। लास्ट फ्लोर प्रतीक्ष का है। यहाँ उसका रूम, स्टडी रूम और जिम था जहाँ सबका जाना मना था। उसी फ्लोर के एक साइड में एक खूबसूरत सा गार्डन बना था जहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर का जाना अलाउ था। उस जगह को देख कीर्ति स्माइल करने लगी। उस गार्डन में कुछ रेयर फूल के साथ कुछ प्लांट लगा था। वह जगह काफी ज्यादा खूबसूरत था। उस जगह को देख कीर्ति के आंखों में चमक आ गया। वो खुद से बोली, ब्यूटीफुल। कृतिका, एंगल बताओ तुम्हें राठौर मैंशन कैसा लगा? कीर्ति बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, मुझे राठौर मैंशन बहुत अच्छा लगा और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये प्लेस लगा। कृतिका, ये प्रतीक्ष भाई की स्पेशल जगह जहां सिर्फ फैमिली मेंबर आ सकते हैं। फिर टाइम देखकर बोली, ओ शिट, मैं तो भूल ही गई, हमें निकलना भी तो है। एंगल तुम यही बैठो, मैं रेडी होकर आती हूँ। कृतिका के जाने के बाद कीर्ति उस जगह को घूम घूम कर देखने लगी। वहां की सारी चीज उसके पसंद की थी, जिसको देख वो थोड़ा हैरान और खुश दोनों थी। कीर्ति खुद से मगन अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी उसका पैर किसी चीज से लगा। वो सामने से आ रहे प्रतीक्ष से टकरा गई। इस अचानक हुए एक्शन से दोनों संभल नहीं पाए और एक साथ जमीन पर गिरे। कीर्ति को चोट ना लगे इसलिए प्रतीक्ष अपने एक हाथ से उसके कमर और दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ अपने ऊपर कर लिया। लेकिन उसके इस एक्शन से अचानक प्रतीक्ष के ओठों पर कीर्ति के ओठ आ गए। इस एक्शन से दोनों के बॉडी में करंट लगा। जहां कीर्ति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, वही प्रतीक्ष की आंखें सुकून से बंद हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।